नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद DK में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा जो हिंदी की जो सीरीज चल रही है उसी का एक दूसरा भाग लेकर आए हैं, अध्याय 2, जो कि है वर्ण विचार से संबंधित। कुल मिलाकर के यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम वर्ण से संबंधित ही सारे प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे हिंदी वर्ण विचार से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्वेश्चन काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और आप इन प्रश्नों से आप वर्णों से संबंधित जो आपके ज्ञान है उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब 4 विकल्प इसके लिए देखते हैं। शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या फिर वर्ण है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण, इनमें से होती है वर्ण। और वर्ण जो होते हैं उन्हें हम अक्षर भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अक्षर भी नहीं बोल दिया जाता है, कभी कभी वर्ण ना होकर के अक्षर आ जाता है, तो वो भी हमें समझना है। वर्ण अक्षर एक ही बात है। तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि अब हम किसी भी वर्ण को जब लेते हैं, जैसे मान लीजिए जाए कि हमने एक वर्ण लिया, क वर्ण लिया, तो इसे हम और भी छोटे रूप में नहीं विखंडित कर सकते हैं। हालांकि जैसे हम आधा क लिखते हैं वो एक अलग बात है, परंतु उसमें स्वर और व्यंजन दोनों ही मिले जुले होते हैं। तो अब यदि मान लीजिए कि हम किसी भी स्वर को भी ले लेते हैं तो ये भी वर्ण के अंतर्गत आता है, वर्णमाला में आता है। तो कहने का मतलब है कि फिर इन्हें और ज़्यादा छोटे रूप में नहीं तोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर वर्ण अक्षर होते हैं, ये हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखिए, जो स्वतंत्र रूप से बोली व लिखी जाती है ऐसी कौन सी ध्वनियाँ होती है? तो इसके विकल्प देखते हैं यहाँ पर। स्वर, वर्ण, व्यंजन या अक्षर। तो निश्चित हम कह सकते हैं कि वे ध्वनियाँ जो होती है उन्हें हम कहते हैं स्वर। और स्वर ही ऐसी ध्वनियाँ होती है जो कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित की जाने वाली होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर कहते हैं, अब देखिए वही प्रश्न था, बस थोड़ा सा यहाँ पूछने का तरीका जो है वो अलग हो गया है इसके अंदर। स्वर कहते हैं, अब देखिए स्वर किन्हें कहते हैं? जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है उनको, या जिनका उच्चारण लघु गुरु में होता है, या जिनका उच्चारण बिना अवरोध बिना बाधा के होता है, या डी है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। तो स्वरों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता नहीं है। लघु और गुरु इसमें होते हैं, परंतु ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही इसके लिए सही हो। अभी हमने देखा उसमें परिभाषा थी कि स्वर जो होते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध या बिना किसी की मदद के स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है। तो देखिए यहाँ पर बिना अवरोध बिना बाधा के, मतलब कहने का मतलब वही है, स्वतंत्र हो रहा है। तो जिनका उच्चारण बिना बाधा बिना अवरोध के हो रहा है उन्हें हम कह सकते हैं कि ये स्वर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप से पूछा है, इसमें संख्या ना पूछ करके प्रकार पूछे गए हैं। अब प्रकार कितने होते हैं ये हमें इसमें बताना है। तो हिंदी में जो स्वरों के प्रकार हैं ये उच्चारण के आधार पर हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि उच्चारण के आधार पर हम स्वरों को कितने प्रकारों में बांटते हैं। तो विकल्प है 4, 3, 2, 1। तो हम यहाँ कहेंगे कि इन्हें हम बांटते हैं 3 प्रकारों में। अब देखिए 3 प्रकार जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए 3 प्रकार जो होते हैं ये होते हैं ह्रस्व, दीर्घ और एक आपने नाम सुना हो प्लुत जो होता है ये। तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इस प्रकार से 3 प्रकारों में हम इसे बांट देते हैं हिंदी के स्वर जो होते हैं। अब ह्रस्व का मतलब क्या होता है? तो ह्रस्व का मतलब होता है
जिनका उच्चारण करने में हमें कम समय लगता हो। जैसे कि हश्व के अंतर्गत हम लिखते हैं आ, लिखते हैं छोटे ई लिखते हैं, ये सभी हश्व है। अब इसी के साथ में दीर्घ की बात करें तो दीर्घ का मतलब होता है कि जो बड़े होते हैं। तो बड़े होते हैं से मतलब यहाँ पर है कि जैसे कि ये बड़ा आ लिखा मैंने, ये बड़ी ई लिखी। अब इनका आप उच्चारण करते हैं तो इनमें ज़्यादा समय लेते हैं, इनका उच्चारण करते हैं तो इनमें कम समय लेते हैं। तो ये हश्व हुए, ये दीर्घ हुए। अब बात आती है प्लुत की। तो प्लुत क्या होते हैं? दीर्घ से भी ज़्यादा समय लेने वाले जो होते हैं ये होते हैं प्लुत। क्योंकि हश्व से ज़्यादा समय लिया वो दीर्घ हो गए, और दीर्घ से भी जो ज़्यादा समय लेते हैं वो होते हैं प्लुत वाले। अब प्लुत वाले में क्या होता है देखिए, जैसे प्लुत जो स्वर होते हैं इनमें क्या होता है, जैसे आप ओम बोलते हैं। अब आप ओम को ओम ऐसे लंबा खींच करके जब बोलते हैं तो आपने यहाँ पर दीर्घ से भी ज़्यादा समय ले लिया। तो यहाँ पर प्लुत स्वर जो होता है वो उसमें होता है। या जब हम किसी दूसरे हमारे साथी होता है जो कहीं बहुत दूरी पर खड़ा हुआ है, अब आप जब उसे आवाज़ लगाते हैं तो किस प्रकार से आप उसे आवाज़ लगाते हैं? तो आप उसे आवाज़ लगाते हैं राम इधर आओ, है ना, ऐसा बोलते हैं हम। तो जब लंबी दूरी पर कोई हमारा साथी कुछ भी व्यक्ति होता है उसे आवाज़ लगाने में भी हम जब उच्चारण करते हैं तो वहाँ पर भी हमारा प्लुत स्वर ही दिखाई देता है उसमें भी। क्योंकि जब हम दीर्घ से भी ज़्यादा समय उच्चारण में लें तो वहाँ प्लुत स्वर हो जाता है। तो इस प्रकार से उच्चारण के आधार पर ये 3 भेद इसमें बताए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हिंदी वर्णमाला में अम और अह क्या है? तो ये क्या होते हैं? व्यंजन वर्ण आयोग व या संयुक्त अक्षर। तो ये होते हैं आयोग व, क्योंकि ये दोनों जो हैं स्वरों से इनको अलग एक समूह में रख दिया है, उसे नाम दे दिया आयोग व। तो वैसे तो हिंदी वर्णमाला के स्वरों में ही इनको हम साथ साथ लिखते हैं, और इनके सहित उसके अंदर जो स्वर होते हैं वो 13 हो जाते हैं, परंतु इनको हटा देते हैं तो 11 हो जाते हैं। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? अब आप इसको तो समझ ही गए कि दीर्घ से भी ज्यादा जो समय लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर, मूल स्वर, प्लुत स्वर, आयोग व। तो उन्हें हम कहते हैं प्लुत स्वर, है ना। तो ये प्लुत स्वर जो होते हैं वो थोड़ा लंबा खींच करके हम बोलते हैं उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है ये हमें बताना है। अब यहाँ पर 4 विकल्प हैं, इनमें से आप आसानी से पहचान सकते हैं। आ, ई, ए ये सभी तीनों स्वर हैं, और यहाँ पर जो अम है या जिसको हम बोलते हैं या जो है ये इसमें स्वर नहीं है। तो हमारा उत्तर जो होगा वो ऑप्शन ए इसके अंदर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप उसमें मत जाइएगा, वो अनुसार है। तो उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों को कितने भागों में बांटा गया, कितने भेदों में बांटा गया है? 5, 13, 3 या फिर 7। तो अभी हमने देखे वो उच्चारण के आधार पर ही स्वरों को बांटा गया था 3 समूह में, जिसमें हश्व, दीर्घ, प्लुत आदि आते हैं। चलिए 3 स्वर में बांटा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती कहलाती है। मतलब जिनको बोलने के समय हमें स्वर का सहारा लेना ही पड़ता है, वे ध्वनियां क्या कहलाती हैं? तो विकल्प देखते हैं इसके लिए। व्यंजन, शब्द, संयुक्त अक्षर या फिर स्वर। तो वे ध्वनियां व्यंजन कहलाती है, क्योंकि स्वर जो होते हैं वो तो स्वतंत्र बोले जा सकते हैं, परंतु जैसे ही आप कोई व्यंजन का प्रयोग करते हैं, व्यंजन को बोलते हैं, जैसे आप क को बोलते हैं तो क के साथ में इसमें अ भी बोलने में हमें आता ही है। तो आप किसी भी व्यंजन को बोलेंगे, अब ये आधा क और आ मिलकर के ये पूरा क बनाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो व्यंजन होते हैं उन्हें हम स्वतंत्र उच्चारित नहीं कर सकते, बिना स्वर की मदद के इन्हें नहीं बोला जा सकता है। हालांकि जब हम लिखते हैं तो सिर्फ हम क ही लिखते हैं, उसमें आ नहीं लिखते हैं, पर उच्चारण में आप देखेंगे तो निश्चित वो आता ही है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचम अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है। अब जो हिंदी वर्णमाला के पंचम अक्षर है उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिक के मूर्धन्य, तालवी या फिर कंठ्य। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उनका उच्चारण स्थान जो होता है वो नासिक की होता है। अब पंचम अक्षर कौन कौन से होते हैं, जैसे आप क वर्ग को बोलते हैं तो क ख ग घ ङ जो होता है वो हमारा पंचम अक्षर हुआ। च छ ज ज य अभी हमने देखा था य। ये टा के अंदर हम देखते हैं टा वर्ग के अंदर न आता है, इसी प्रकार से त थ द ध न। ये सभी जो हैं पांचों वर्ग के अंतर्गत जो लास्ट में अक्षर आते हैं उन्हें हम कहते हैं पंचमा अक्षर, और इनका जब उच्चारण करते हैं तो ये नासिक की नाक की सहायता से उच्चारित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ए से स्पर्श व्यंजन है, तो यहाँ पर स्पर्श व्यंजन को हमें पहचानना है। अब देखिए ह श ल या फिर छ, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। देखिए हम क वर्ग से चलते हैं तो क वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं, इसी प्रकार से च वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं, टा के और त के, इसी के साथ में पा वर्ग के, तो इन सभी के जो पाँच पाँच वर्ण होते हैं, 25 जो होते हैं वर्ण हो जाते हैं, और ये सभी जो होते हैं स्पर्श व्यंजन में आते हैं। अब इनमें से आप कोई सा भी यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसके अंदर है छ, जो है ऑप्शन डी, ये हमारा इसमें उत्तर होगा। अब इनमें आप देखें क ख ग घ ग, इस प्रकार से आप माइंड में इसको रख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं, इसमें चा वाले में कौन सा आ रहे हैं, तो उनसे आप पहचान सकते हैं ये सारे ही स्पर्श व्यंजन में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतस्थ व्यंजन है। अब यहाँ पर हमने देखना अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन या रा ला व या फिर स स ह या फिर क्ष त्र ज्ञ और य अम आह ये, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो होते हैं य र ल व, ऑप्शन ए हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स श और स और ह व्यंजन है, उत्क्षिप्त, स्पर्श, ऊष्म या फिर संयुक्त, तो ये होते हैं यहाँ पर ऊष्म व्यंजन ये कहलाते हैं। ऑप्शन सी होगा हमारा उत्तर इसमें। अब देखिए ऊष्म का मतलब क्या होता है, जब हम बोलते हैं ना तो थोड़ी सी हवा बाहर की ओर निकलती है, जिससे थोड़ी सी वायु गर्म होती है, घर्षण करते हुए आती है, तो उस स्थिति में वो गर्म हो जाती है, ऊष्म हो जाती है, इसलिए इनको नाम दे दिया है ऊष्म व्यंजन। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है। अब देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो इनको एक और नाम से यदि हम पुकारें तो द्विगुण व्यंजन। द्विगुण का मतलब होता है जिनमें दो दो तरह के गुण हैं, डबल क्वालिटी है, तो वे व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। देखिए अब आप आसानी से पहचान लेंगे, जैसे ऑप्शन ए के अंदर दिया है ड़ और ड़ा, जो दिए हैं ये है। अब देखिए आप इनका प्रयोग करते हैं, जैसे आप लिखते हैं स डक सडक, अब ये आप पढ़ते हैं तो क्या लिखा है सडक, पर आप जब यहाँ ये ड है और ये ड़ है ना, बिंदी लगाई तो ड़ हो गया, सड़क आप बोलेंगे, तो अब ये डा का भी रोल अदा कर सकता है और छोटी सी बिंदी लगाने पर ड़ का रोल भी अदा कर सकता है। लिखने में एक जैसी है, सिर्फ इस बिंदी का हिस्से में नीचे फर्क आ जाता है। तो इस प्रकार से ये जो व्यंजन होते हैं ये द्विगुण व्यंजन भी कहलाते हैं। दो दो तरह का व्यवहार इनमें देखने को हमें मिलता है और थोड़ा सा ही अंतर आता है उच्चारण में, है ना। इसी प्रकार से ये अड़ है, ये भी इसी प्रकार का है। चलिए अब जो बाकी के हैं उनको हमें देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने सीधे उत्तर को यहाँ टिक इसमें कर लिया है। तो इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है और ये होते हैं अड़ा और अड़। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। अब हमें उस विकल्प को पहचानना जिसके अंदर उत्क्षिप्त या द्विगुण ध्वनि का जो होती है उड़ा और अड़ा वाले होते हैं। तो किसमें हुआ है, खसरा में, जफर में,
आरजू में या पढ़ाई में, तो ऑप्शन डी होगा पढ़ाई। और इसके अंदर आ रहा है अड़ जो है ये, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्षत्रज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्गों में नहीं होती है, क्यों? अब क्यों नहीं होती है? ये व्यंजन अर्धस्वर माने गए, ये पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है, और डी है इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है। तो देखिए ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, है ना। अब ये संयुक्त व्यंजन का मतलब हो जाता है कि ये दो दो वर्णों से मिलकर के बने होते हैं। तो दो दो वर्णों से मिलकर के बने होते हैं तीनों ही, इस वजह से इनको हम कह देते हैं संयुक्त व्यंजन। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हिंदी व्यंजन वर्णों की संख्या है। अब देखिए हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं ये हमें बताना है, 30, 28, 33 या फिर 35। तो देखिए वैसे तो हम व्यंजन वर्ण होते हैं उनकी संख्या होती है 33, पर यदि हम द्विगुण को भी शामिल कर लें, उत्क्षिप्त को भी शामिल कर लें, तो फिर 35 भी हो जाती है। तो हम एक सामान्य क्रम में इसमें देख रहे हैं 33 इनकी संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? अब इसमें कंठ ध्वनियों को पहचानना जो हमारे कंठ से उच्चारित होती है। तो देखिए कंठ जब भी आता है ना, तो आप सीधे ध्यान रखिए इसमें कंठ में आगे का लिखा है, और का वर्ग जो ध्वनियाँ होती है ना, वही कंठ ध्वनियाँ होती है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, है ना। तो क ख ग घ ये सभी कंठ ध्वनियाँ होती है। चलिए उत्तर ही खत्म कर दिया हमने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्गों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। तो देखिए ये वर्गों का समूह नहीं है, ये वर्णों का समूह है। इस जगह पर आप पढ़ेंगे, आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वो वर्णों का समूह। अब वर्णों का जो समूह होता है मतलब अक्षरों का समूह, और अक्षर का जो समूह हम लिखते हैं जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता हो, है ना। तो उससे हम क्या कहते हैं? तो उससे हम कहते हैं, जैसे हमने यहाँ वर्ण ही लिखा तो इसमें दो वर्ण आ रहे हैं। अब इन दोनों वर्णों का एक शब्द सार्थक अर्थ निकल रहा है जिसका मतलब होता है अक्षर। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? शब्द कह सकते हैं। तो उसे हम कहते हैं शब्द, है ना ये। तो ऑप्शन बी होगा हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए हम यहाँ पर आयुगवा को हटा करके संख्या इसमें देखेंगे, 10, 11, 12, 13। तो आयुगवा को जब हटाते हैं तो इसमें स्वरों की संख्या हो जाती है ऑप्शन बी 11, है ना। और आयुगवा सहित होती है 13, पर यहाँ पर हम बिना आयुगवा की संख्या देख रहे हैं। तो ऑप्शन बी होगा हमारा उत्तर। तो ये थे आज के हमारे हिंदी भाषा से संबंधित, वर्ण विचार से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपने हमें इधर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।